गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आज का मैथमेटिक्स क्लास 5th लेक्चर वास्तविक संख्या क्लास 10th क्रैश कोर्स। जैसा कि आप जानते हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या में इसमें 4 लेक्चर हमारा जा चुका है और आप लोगों ने बहुत ही दुलार और प्यार आप लोगों ने दिया है, क्योंकि आपके रिस्पांस के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग जितना रिस्पांस देते हैं, जितना लाइक्स शेयर कमेंट करते हैं, उसे हमारी एनर्जी दिन दुना रात चौगुना बढ़ती चलती है जी। और मैं ऐसे चाहूँगा कि इसे भी आगे और भी अधिक से अधिक शेयर किया जाए कि इस चैनल पर आप लोगों को मैं मैथ्स गुरु दिल्ली वाले संजय सर, जो पहले से अपने दूसरे वाले चैनल पर लाइव क्लास चलती है हमारी 10th क्लास, 9th क्लास, 11th, 12th, हिंदी मीडियम का अलग, इंग्लिश मीडियम का अलग सेपरेट, लेकिन मैं इस चैनल पर आया हूँ तो आपको कुछ फ़ायदा मुझसे उठाना ही होगा। तो आइए हम लोग आज के लेक्चर में ज़्यादा बात न करते हुए हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं 1.1 NCERT का मैंने रटवाया नहीं, छपवाया नहीं जी, नहीं, ये तो मैं करूँगा ही नहीं, न करता हूँ मैंने वो कंसेप्ट दिया ताकि आप लोग से कोई भी ऐसा क्वेश्चन, मैंने NCERT के थ्रू 5 के बदले 25 हमारा नारा है, तो 5 के बदले 25 वाला कंसेप्ट दिया और उसके थ्रू आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लोगे। मुझे ऐसा उम्मीद के साथ मैंने आपको बताया था, क्योंकि बारीकी से क्रैश कोर्स के अंदर भी मैंने बारीकी से हर बात को बताई हमने। मैं वो नहीं कि सारे क्वेश्चन में NCERT का या किसी आपको भारतीय भवन हो या आपका किसी से ना हो, कोई मॉडल पेपर हो, सारे क्वेश्चन इस पर छाप दिया जाए और आप पढ़ लोगे, ये कदापि नहीं। जो ऐसे करते हैं कि सारे क्वेश्चन छपवा देते हैं, वो आपको लंगड़े लूल्हे बनाने का काम कर रहे हैं, आपको डल, आपको कमज़ोर बनाने का काम कर रहे हैं। आप भली भांति इसको समझ सकते हैं। तो मैंने पढ़ाने का मतलब, मैंने भी समझा टीचर कि भाई सिर्फ कंसेप्ट दीजिए बच्चों को, ऐसा गाइडेंस दीजिए कि बच्चा खुद बच्चा अपने पैरों पर उठकर उसको अपने कंसेप्ट, आपके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर सके जी। तो मैं वही काम करता हूँ हमेशा से, मैं पहले वाले वीडियो पर भी यही काम करता हूँ। तो आइए, मैं आज जो आपको होगा जी, यहाँ मैंने लिख दिया है प्रमेय यानी थ्योरम नंबर 2 है 1.2 इक्लिप्स विभाजन प्रमेय का, यानी इक्लिप्स डिवीजन लेमा के बाद अब सेकंड फंडामेंटल थ्योरी कह सकते हैं, ये थ्योरी कह दीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा, फंडामेंटल थ्योरी जी, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। ध्यान दीजिएगा, यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। फंडामेंटल क्या होता है आप समझ सकते हैं। फंडामेंटल जिसके आधार पर, जैसे मैं जिस स्टेज पर खड़ा हूं तो वो मेरा आधार है जी। तो जिसके आधार पर कोई भी चीज़ जो टीका होता है उसको आधार कहते हैं, आधारभूत। जिस पर हम लोग बैठे हैं, जिस पर खड़े हैं, वो हमारा आधार है। तो समझना है हर बारीकी से कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और अंकगणित आप समझते हैं, अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ये सब समझते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। मैथमेटिक्स यानी गणित का पार्ट है ना। तो अंकगणित यानी जिसमें न्यूमेरल्स आएगा 1 2 3 4 5, इस तरह से प्लस करना हो, माइनस करना हो, गुणनखंड करना हो, जो भी तमाम बहुत सारे कुछ करना है ना, HCF LCF फलना ठिकाना बहुत है, उसको अंकगणित कहते हैं जी। फंडामेंटल यानी बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक उसका कंसेप्ट है उसको फंडामेंटल कहते हैं जी। तो आधारभूत प्रमेय क्या कहता है भाई, क्या कहता है? बस कुछ नहीं कहता है, बहुत छोटी सी बात जो हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। जो भाज्य संख्या है, भाज्य समझते हो ना, भाज्य संख्या जी, जो भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में व्यक्त किया जा सकता है और प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है।
यानी यूनिक होता है, यानी उसको आप नहीं तोड़ सकते। समझिए ध्यान से जी। कोई भी मैंने कहा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, है ना, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, गुणनखंडित किया जा सकता है। और प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होगा। मतलब मुझे पता है आपको कि आप लोग इसको रटोगे, रटना नहीं है बाबू, हमारी पढ़ाई रटना नहीं है। अद्वितीय हमने पता है कि आपको हो सकता है ना समझ आए। हिंदी का भी ऐसे ऐसे भारी भारी वर्ड है जो नहीं समझ आता है। यूनिक तो समझते जरूर होगे आप लोग कि यूनिक होगा, एकदम यूनिक समझते हैं बाबू, एकदम यूनिक है, यूनिक, हाँ वही यूनिक की बात हो रहा है। मतलब एकदम यूनिक पीस है ना, बोलचाल की भाषा में कहते हो ना। अद्वितीय नहीं समझोगे, लेकिन उसी अद्वितीय को इंग्लिश में कहते हैं यूनिक, यानी एकदम यूनिक है। यूनिक का मतलब यहाँ की जो अभाज्य गुणनखंड हुआ उसको आप नहीं तोड़ सकते, आप वो टूटेगा ही नहीं, अब वो सिंगल एकदम हो गया। अब गुणनखंड उसका नहीं हो सकता, अखंड हो गया वो, अब खंड खंड नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा अखंड भारत है, ऐसे हो गया। बस यही थ्योरम है और इस प्रमेय है। इस प्रमेय को, इस थियोरी को हमने आगे यूज करना है। किसमें जी? तो मैं बताता हूं अभी किसमें करना है। हमने बताया था आपको कि HCF और एलसीएम निकालने का चार मेथड मैं बच्चों को बताया करता हूं, जिसमें मैंने बोला था सिर्फ 2 मेथड है, आपको अपने सिलेबस में है, पढ़ना आपको है। पहली मेथड तो हो चुका है, इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेयिका के थ्रू HCF निकालना, उसके थ्रू एलसीएम नहीं निकालते हैं। HCF या GCD क्या होता है उसको हमने पहले का जो 4 वीडियो है उसको आप भली बात देख सकते हैं। ये आज का 5वां वीडियो होगा, है ना, इस चैप्टर 1 का। तो जी, और सेकंड थ्योरम अभी जो हमने करने जा रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, जी, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो आइए हम लोग इस बात को लिखेंगे और समझेंगे। जब मेरी बात को सुनिएगा आप ध्यान से, तो आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा कोई से प्रमेय थ्योरी बाबू। हाँ, सच्चाई यही है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक शेयर किया जाए। मुझे आपसे उम्मीद है कि जरूर आप करेंगे, और लाइक और कमेंट जैसा भी लगता है मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। मैं आपके सुझाव के लिए, आपके एडवाइस के लिए हमेशा मैं लाइक रहता हूँ, उत्साहित रहता हूँ कि कुछ तो हमें कुछ सिखाए। हमसे जो गलतियाँ आप पकड़ोगे, मैं नहीं पकड़ सकता, अधिकतर गलती आप पकड़ोगे और आप मुझे बताइए और कैसे पढ़ाया जाए आपको। हाँ, ये व्हाइट बोर्ड पर है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम लोग, क्योंकि डिजिटल की दुनिया में भी व्हाइट बोर्ड पर भी हमारा क्लास एकदम बिंदास चलता है, जिसका नाम है पहले वाला चैनल सुंदर बेल क्लासेस पर, और हिंदी मीडियम के लिए SBC बिहार बोर्ड लाइव वीडियो चलता है उस पर। तो आइए, क्या प्रत्येक जी भाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या जानते होगे। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर जी, और आइए तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य, भाज्य मतलब क्या? जो तोड़ सकते हैं, टूट सकता है, जो किसी से भाग हो सकता है, वो है ना, डिवाइड हो सकता है। लेकिन अभाज्य मतलब क्या? किसी से भाग नहीं होगा, सिर्फ अपने पहाड़े में आता है, किसी और के पहाड़े में नहीं आएगा। और एक 1 के पहाड़े में, 1 के पहाड़े में, एक के पहाड़े में तो सब आते हैं, उसको नहीं लेते हैं। तो अभाज्य, तो जी ध्यान दीजिएगा अभी, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य, यहां संख्याओं लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई एक से अधिक हो सकता है। संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गुणनखंडित किया जा सकता है, लिख सकते हो। तो हमने गुणनखंडित ही करूंगा मैं, गुणनखंडित किया जा सकता है जी। बड़ी आराम से समझना, आपको कुछ दिक्कत नहीं है। और प्रत्येक अभाज्य जी, प्रत्येक अभाज्य संख्या या अभाज्य कह दो, प्रत्येक अभाज्य संख्या अभी कह सकते, चलो संख्याएं क्या होगा?
अद्वितीय होता है, अद्वितीय। मैं यहाँ पर अद्वितीय का इंग्लिश भी लिखता हूँ बाबू, ताकि हो सकता है बहुत बच्चों को ना समझ आए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या होता है? यूनिक होता है, यूनिक जी, अद्वितीय होता है। बस ये तो है थ्योरी, इसको रटना है भैया, कुछ नहीं करना है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है या अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मर्जी लिख सकते हो, अपनी भाषा में लिखिए, हमारी भाषा को मत रटिए, किसी भाषा में मत रटिए, बस समझिए। और प्रत्येक अभाज्य संख्याएं अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। क्यों? मतलब अब वो नहीं टूटेगा आगे। आप जानते हैं कि फर्स्ट अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कौन है? 2 है। 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है, इवन नंबर, अकेला है ये। क्योंकि जितने भी अभाज्य संख्याएं होता है, 2 को यानी 2 को छोड़कर सारे विषम संख्या है और अभाज्य है। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे विषम संख्याएं अभाज्य हैं, ऐसा तो नहीं कह रहा हूं मैं। जैसे 9 क्या है? विषम संख्या, ऑड नंबर है, लेकिन क्या अभाज्य है? नहीं। 9 3 से कटता है, 3 के पहाड़े में टेबल में आता है ना जी। अपने आप को छोड़कर और एक 1 को छोड़ किसी और टेबल में आता है, किसी के पहाड़े में आता है, तो वो भाज्य संख्या होता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, है ना। आइए, तो पहला अभाज्य संख्या 2, 1 नहीं लेते हैं क्योंकि 1 सब में आता है, तो 2, दूसरा यानी 2 के बाद 5, तीसरा 7, और उसके बाद सीधा 11 यानी 11, उसके बाद 13 यानी 13, उसके बाद सीधा कहाँ 17, और जस्ट मिलेगा 19, उसके बाद 23, उसके बाद आगे बढ़िए मिलता जाएगा आपको कौन 29, 29, फिर 31, डॉट 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 मिलेगा आपको। ये सब अभाज्य संख्या, तो इसी में तोड़ना है आपको किसी भी नंबर को। देखिए मैं आपको सिखाता हूँ क्या कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जी, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, आपके लिए उदाहरण ले लिया मैंने। क्या उदाहरण लिया भाई? जैसे मान लीजिए मैंने कहा भाई कि कुछ ले लेता हूँ, कुछ छोटा मोटा लेता हूँ पहले, है ना जी, छोटा मोटा लेता हूँ। आइए, जैसे हमने ले लिया है 15 भाई, 15, तो 15 का जब आप गुणनखंडित कीजिएगा, अभाज्य संख्याओं में गुणनखंडित करना है, ये तो खुद ही बेचारा 3 अब मल्टीप्लाई 5। ये बात ध्यान रखिएगा बाबू। एक बात और भी ध्यान रखना है, मैंने जो HCF और LCM की 4 मेथड बताई थे ना, पहला तो भाग विधि यानी वही इक्विवेलेंट थ्योरम हो चुका है। दूसरा अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF और LCM निकालें। और तीसरा एक होता है सिर्फ गुणनखंड विधि। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि यह है, और एक हमने कहा सिर्फ गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालने की विधि है। वो हमें नहीं पढ़ना, अलग बात है ना। और हाँ, ये हमने पहले वाला सुंदर बेल क्लासेस पर हमने सब पढ़ा रखा है, उस पर अपलोड है, आप देख सकते हैं जाकर। और इसके बाद चौथा जो बच गया, इंग्लिश में कहते हैं उसको मल्टीपल मेथड्स, इन हिंदी में कहेंगे गुणज विधि द्वारा HCF और LCM निकालना जी। तो मैंने कहा कि ये हमने गुणनखंड नहीं, ये अभाज्य गुणनखंड है। ये आपको समझना पड़ेगा बाबू। जैसे मैंने बात समझा रहा हूं आपको। देखिए गुणनखंड क्या आता है, सिर्फ गुणनखंड बात कर रहा हूं मैं, ये आपको अभाज्य गुणनखंड है बाबू, अभाज्य गुणनखंड। समझिएगा बात को अच्छी तरह से, बात समझिएगा ताकि आपके अंदर कोई क्वारी न रह जाए मन में। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ और ले लिया है, ध्यान दीजिएगा, हमने कह दिया बाबू कि चलिए 54 कर दिया हमने, थोड़ा बड़ा लिया है आपको समझाने के लिए। हाँ, अगर नहीं आता तो आप ऐसे LCM लेके ऐसे LCM लीजिए, और ऐसे भाई 2 से जाएगा 27, 3 से जाएगा ऐसे 9, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से, इस तरह कर सकते हो। नहीं तो मुजवानी अगर आता है तो कर सकते हो। पहले 2 से कटेगा ना, तो 2 लिख दिया हमने, तो 27 आ गया। और 27 में कितने बार आता है देखो तो 3, देखिए हो गया। यानी अगर लिखना चाहो तो 2 एक बार है, और 3 टू द पावर कितना 3 है, इन है।
जी, ये अभाज्य गुणनखंड है, ये अभाज्य गुणनखंड है, समझिएगा ध्यान से आप लोग, है ना, ये अभाज्य गुणनखंड है बाबू। लेकिन ये तो ठीक है, मैंने कहा ये बाबू अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन जब गुणनखंड की बात आती है, सिर्फ गुणनखंड की, समझेगा भी, सिर्फ गुणनखंड की बात आएगी, मैंने कहा ऐसे फैक्टर्स ऑफ 54 यानी 54 का गुणनखंड, देखिए दोनों में अंतर है, समझिएगा, गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड नहीं मैं कर रहा हूं, तो क्या, अब इसका मतलब क्या होता है कि 54 किस किस से कट सकता है जी, तो 1 से भी कटता है, 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ना जी, 3 से भी कटेगा ना, देख लो 3 एकम 3 है और 2 24 कट जाएगा, 3 से भी कटेगा बाबू, 6 से भी कटेगा, 6 के पहाड़े में भी आता है बाबू, 9 से भी कटेगा, 9 के पहाड़े में भी आता है, कटेगा नहीं कटेगा बोलिए, है ना, जिसके जिसके पहाड़े में आता है वो आपका गुणनखंड है इसका, और इसके बाद सीधा 27 के पहाड़े में आएगा, और सीधा इसके बाद 54 खुद भी है, 54 खुद भी है इसका गुणनखंड, बाबू गुणनखंड है। आप कहो कह सकते हो सर इसको तो गुणा में लिखे हैं अभाज्य गुणनखंड को, लेकिन सर यहाँ तो आप कोमा लगा के लिखे, जी यही तो सत्य है, आप सिर्फ गुणनखंड को यानी फैक्टर्स को, सिर्फ ओनली फैक्टर्स, नो फैक्टर्स को आप कोमा में लिखिएगा, क्योंकि इसको गुना करोगे तो क्या 54 ही आएगा, नहीं, लेकिन आप इसके अभाज्य गुणनखंड को गुना में लिखना है, क्योंकि इसको जब गुना करोगे तो 54 ही आएगा, इसलिए इसको गुना में डालना है, दोनों में अंतर है। इसके द्वारा भी HCF और LCM निकलता है, मैंने कहा आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब मैं पूरी रेगुलर क्लास चलता है तो उसमें बता दिया करता हूँ बच्चों को, मैंने चारों मेथड, ताकि बच्चा हमारा स्ट्रॉन्ग रहे, बच्चा कहीं भी पढ़ता फड़फड़ाता रहे, उसके आगे कोई आगे टिक न पाए मैथमेटिक्स में, वो मैं चाहता हूँ बच्चों को बनाना, ठीक है। आइए, तो मैंने कहा जी सिर्फ ये है, तो हमने ये जो बताया आपको अभाज्य गुणनखंड ये है, और गुणनखंड में अंतर क्या है मैंने वो आपको बात बताई। और अब हम लोग देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आपको पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें 1.2 में भी करना है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे जो आपको मुझे बताना है, तो 1.2 में जब करोगे तो पहला क्वेश्चन में यही कह रहा है बाबू, यही कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए या लिखिए जी। देखिए गुणनफल हुआ, ये जो गुना में डाला है ना, ये गुणनफल हुआ, हाँ ये गुणनफल है, लेकिन अब थोड़ा सा बात बताने वालों, ये 15 है तो 15 का अभाज्य गुणनखंड भी यही होगा, और 15 का सिर्फ गुणनखंड भी यही होगा, 3 और 5 ही आएगा, क्योंकि 15 3 से करता है, आप हाँ लगे एक और आ जाएगा, सॉरी जी, 15 का अगर हम करते, 15 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड करते हम लोग 15 का, तो आता 3 भी आता, 5 भी आता, और खुद 15 भी आता, ये अंतर हो रहा है जी, ये अंतर हो रहा है, लेकिन सिर्फ अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5 बस, ये गुणनफल बन गया। तो वही आपको कह रहा है फर्स्ट में, तो मुझे अब आप ही बताइए ना, क्या मुझे 1.2 का इसमें 4 पार्ट्स हैं, क्या मुझे बोर्ड पर करना पड़ेगा? अब तो ऐसा कर ही नहीं सकते हो, नहीं आएगा, बड़ा रहेगा, आप ऐसे एलसीएम निकाल लीजिएगा, और एलसीएम तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं भाई कि भाई हमेशा ये प्राइम नंबर लेते हैं, अभाज्य संख्या लेते हैं। सबसे पहले 2 से कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, सिर्फ अभाज्य, सिर्फ यहाँ में अभाज्य करना है, अभाज्य संख्या लेना है बस, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा। अब बात रही क्या कि भाई इसे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का हम लोग कहाँ प्रयोग करेंगे? जी पहला प्रयोग तो कह दिया आपने, जो कह दिया है। अब मेनली प्रयोग जो करना है आप लोग को HCF यानी जिसको GCD भी कहते हैं, महत्तम समावर्तक भी हिंदी में कहते हैं, और एलसीएम निकालने में करेंगे, एलसीएम निकालने में करेंगे जी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। और जो मल्टीपल्स यानी गुणज विधि जो बताता हूँ ना, तो वो एलसीएम नाम क्यों रखा गया, उस विधि में जो चौथा विधि जो हमें नहीं पढ़ना है उसमें क्लियर हो पाता है कि आखिर किसी ने एलसीएम क्यों नाम रखा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्यों नाम रखा। हम एलसीएम को हिंदी में हम लोग लसा भी कह लेते हैं, ल असा शॉर्ट में, और इसको हम लोग
फुल फॉर्म में हिंदी में लघुत्तम समावर्तक भी कहते हैं जी। तो आइए मैं अब इसको थोड़ा सा मिटाते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, है ना। आइए, बहुत ही बिंदास क्लास आपके लिए मैथमेटिक्स में। कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं रहेगा, और जो अब तक नहीं पढ़ा है वो अब पढ़कर बिहार बोर्ड में कंसेप्ट के साथ टॉपर्स बन जाएगा, बच्चा बनेगा, कोई इसको नहीं रोक पाएगा। लेकिन हाँ, जिस मेहनत से हम लोग आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी उसी लगन से, मेहनत से आपको पढ़ना होगा, मेरी बातों को ध्यान देकर सुनना होगा और फॉलो करना होगा कि सर ने क्या बोला है। आपको इसके द्वारा बताने के बाद प्रैक्टिस करना मस्ट होगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कोई काम की नहीं रहेगा बाबू, क्योंकि हम पहले बता चुका हूं मैं कि मैं पीडीएफ सिर्फ छपवाने रटवाने वाला मैं नहीं। पीडीएफ मिलेगा तो जो मैंने कराया उसी का पीडीएफ मिलेगा। ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन में छाप दूंगा, अरे मैं छाप दूंगा तो भाई आप कमज़ोर हो जाओगे। तो देखिए, अब मैंने कहा कि इसको एचसीएफ निकालने के लिए यूज किया जाता है और एलसीएम निकालने के लिए भी। तो अब इसका प्रयोग बताएंगे हम लोग। तो क्या प्रयोग है भाई जी? प्रयोग यानी अनुप्रयोग। आप अनुप्रयोग कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अनुप्रयोग जी, एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। आइए ध्यान दीजिएगा, क्या हम लोग इससे एचसीएफ निकालेंगे और हम लोग इसको एलसीएम भी निकालेंगे। बड़े आसान मेथड, ध्यान समझिएगा। एचसीएफ तो पहले बता चुका हूं कहां से आया है। एलसीएम मैंने कहा, एलसीएम का फुल फॉर्म लिख लीजिए, लोवेस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल। मल्टीपल मतलब गुणज, मल्टीपल्स करते हैं जी। लघुत्तम समावर्तक, इसको शॉर्ट में लोग लसा भी कह लेते हैं हम लोग। लघुत्तम समावर्तक जी, और इसे महत्तम समावर्तक आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं महत्तम समावर्तक। ध्यान दीजिए बाबू, कैसे यूज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, कैसे करें। तो हम लोग पहले 2 नंबर पर काम करेंगे। लेकिन एक बात और देखिए, ध्यान दीजिएगा जी, ये जब सिर्फ 2 नंबर का, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का एक संबंध क्या है वो ध्यान दीजिएगा जी। संबंध क्या, उसको ध्यान देना आपको। क्या संबंध है इनमें बाबू जी? संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। क्या है संबंध है? मैंने कहा बहुत गहरा है। तो क्या गहरा है भाई जी? HCF गुणा मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा जी। सपोर्टेड, दोनों संख्या में ए और बी है सपोर्टेड। एक मान लिया कि बी मान लिया, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू, एक संख्या ए है मान लिया हमने ऐसा और एक बी है। अब देखिए सुनिएगा, ये तो प्रूफ हो जाएगा जब एचसीएफ और एलसीएम दोनों को निकाल लिए हैं, ये प्रूफ हो जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा, वो आपको बराबर अगर आ गया, इक्वल आ गया है, तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम एकदम करेक्ट है। समझिएगा। एक बात हमने और हम लोग को ध्यान देना है कि जो एचसीएफ होता है ना जी, जो एचसीएफ है और एलसीएम है, तो जब भी आप एचसीएफ निकालिएगा, जब भी एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ से एलसीएम हमेशा भाज्य हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, कट जाएगा। ये भी एक पहचान है कि एचसीएफ जो आएगा वो एलसीएम
कि अंदर से ही आएगा, यानी HCF से LCM हमेशा कट जाएगा, पूरा पूरा पूर्ण विभाज्य हो जाएगा जी। यानी यूं कह सकते हैं आप यूं कह सकते हैं कि LCM का HCF क्या है, गुणनखंड होता है। अब भाज्य गुणनखंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ गुणनखंड की बात करूंगा। तो इस पॉइंट को भी बात ध्यान रखना है, हम लोग इसको एग्जाम्पल समझेंगे। क्या HCF LCM का गुणनखंड होता है, हमेशा ऐसा होगा। ये सिर्फ 2 ही नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर 3 नंबर 4 नंबर 10 नंबर का भी निकालना है, 10 संख्याओं का भी निकालना है, तो भी ये लागू होता है। कि वो भी लागू होता है बाबू कि HCF LCM का गुणनखंड होता है एकदम। इसको हम लोग अभी समझेंगे, अभी सारी बात को हम लोग समझेंगे, खाली मैं लिख नहीं दूंगा। डिटेल बोर्ड नहीं कि भैया सब पॉइंट पहले से बना दिया हमने, अब बना के लिख दिया, यू बता दिया, नहीं, सब आपके सामने होगा। ये हमेशा याद रखना है हमको, ठीक है। अब देखिए भाई, ये तो प्रूव करने के लिए है ही, एक प्रूव करने के लिए भी हो गया कि HCF अगर LCM का गुणनखंड है तो हमारा सही आंसर है, नंबर 1। दूसरी कि मान लीजिए HCF है, LCM है और A गुना B है, 2 संख्या है। अब देखिए सपोर्टेड कि किसी 2 नंबर का HCF दिया हो, LCM दिया हो, 3 नंबर में लागू नहीं होगा। 3 नंबर में ये फॉर्मूला, रिलेशन, ये संबंध जो है लागू नहीं होता, ध्यान रखना है। तो मान लीजिए मैंने कहा कि A और B 2 नंबर है दिया हुआ, HCF भी दिया हुआ है, LCM नहीं दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लिखा हमने, HCF की जगह पर पुट कर दिया, यहाँ पर LCM लिखते चलेंगे, A की जगह पर जो नंबर संख्या 2 और B की जगह पर पुट कर देंगे। अब अगले स्टेप में जब HCF पुट किया तो LCM इक्वल टू HCF नीचे आ जाएगा, नहीं आएगा बाबू। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, या सब दिया, तीनों 4 है ना, तो ये दोनों दिया है, LCM दिया है तो HCF निकल जाएगा, है ना, LCM नीचे चला जाएगा। ये HCF और LCM दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर निकालना है तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे, HCF की जगह पर LCM की जगह पर A की जगह पुट कर देंगे, B निकालना है तो भैया अगले स्टेप में ये नीचे डाल देना है कि HCF गुना LCM बटा A, जो एक होगा जो पुट करके। कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद रखिए, इससे सब काम होता है। लोग तो सब जो मैं बोला सब लिखवा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आपको लिखने की कोई यहाँ जरूरत नहीं है बाबू जी, नहीं है। आप सिंपल, मैंने कहा कि भाई देखिए, हमने कहा LCM निकालना है, चलिए LCM निकालना है तो क्या करेंगे, A गुना B, आप बटा कितना कर देंगे, लीजिए HCF होगा, नहीं हो गया। अब इसको याद करेंगे, नहीं याद करोगे। अब मान लीजिए, अब ऐसा हमने बताया पुट करेंगे, बस फॉर्मूला यही रखिए, ये फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, नहीं करिए इस फॉर्मूला को, बस एक फॉर्मूला सिंगल, है ना। मैंने कहा LCM निकालना, नो प्रॉब्लम। तो LCM निकालना तो पक्की बात है, दोनों संख्याएं गिवन होंगे, दिया होगा, और HCF भी गिवन होगा। तो बस इस फॉर्मूला लिखिए, इसके सामने HCF पुट कीजिए, गुना LCM रखिए, बराबर A की जगह पर जो नंबर है वो गुना, फिर B की जगह पर जो संख्या है नंबर वो। अब हमने निकालना LCM, तो बस अगले स्टेप में HCF का जो पुट किए होंगे वो अपोन में आ जाएगा, A गुना B के अपोन में आ जाएगा HCF, जैसे यहाँ पर आया संख्या। फॉर्मूला नहीं लिखना है, LCM भी निकालना होगा, ऐसे ही करेंगे, HCF नीचे आ जाएगा। A और B में कोई नंबर निकालना हो तो HCF और LCM पुट कर देंगे। अगले स्टेप में भाई A दिया तो A नीचे आ जाएगा, बटे में B निकल जाएगा, B दिया तो B नीचे आ जाएगा, तो A निकल जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। मैंने कहा 10 फॉर्मूले नहीं, मैं हमेशा 11 12 में भी 50 फॉर्मूले को 5 फॉर्मूले में कन्वर्ट करता हूँ, 50 फॉर्मूले को 5 में कन्वर्ट बदल देता हूँ, अब 5 फॉर्मूले को बच्चों करता, बस इस कंसेप्ट समझो, और भी रटो मत, मैं कंसेप्ट बताऊँ उसको समझो, कहाँ से फॉर्मूला आया है, इसका जड़ क्या है, इसका मूल मंत्र क्या है, ट्रिक क्या है, सब कुछ बताया करता हूँ। 50 फॉर्मूला याद नहीं करना है, लेकिन 5 फॉर्मूले में ही ऐसा कंसेप्ट बच्चों को बता दिया करता हूँ कि ये 50 फॉर्मूले उनको कंप्लीट हो जाता है जी, उनको 50 फॉर्मूले कंप्लीट है। और अदर टीचर्स क्या करते हैं, लेंगे कृषि सिन्हा, भारती भवन, RD, RS बुक लेंगे और उसमें तो तोड़ तोड़ के बहुत सारे फॉर्मूले बने, सब फॉर्मूले को लिखवा देते हैं। लो भैया, डिजिटल बोर्ड वाले का भी कर रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड जो बड़े बड़े कोचिंग उनको भी कह रहा हूँ, सब लिखवाते हैं, लो रटते रहो। बच्चा परेशान, बच्चा लीजिए बर्डन हो गया, बोझ बन गया उस पर। भैया बोझ तो बनेगा ना, आप जब पढ़ाओगे ऐसा तो बोझ तो बनेगा ही ना, बर्डन तो होगा ही ना। इसलिए बच्चों को ऐसा बताइए कि उनको कम से कम याद करना पड़े, ज़्यादा समझना पड़े।
और आप समझाइए। तो आइए, मैंने कहा ये हो गया। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, इसमें कुछ एग्जाम्पल इस पर लेके बताना चाहूँगा, और आइए इसको मैं मिटाना चाहूँगा आपको। बहुत कुछ बताया जाएगा, बस मेरे साथ आप रहिए, मेरे साथ लगे रहिए, बहुत कुछ मुझसे सीखोगे, और 11th 12th में एकदम फाड़ के रख दिया जाएगा आप लोगों के लिए, है ना। आइए, मैंने कहा कोई 2 नंबर ले लेते बाबू, कोई भी अपने मन से ले, 2 नंबर वाले पहले करेंगे हम लोग। आइए, हमने एक ले लिया 54 ले लिया बाबू, है ना, और एक मैंने कुछ भी लेते हैं, थोड़ा सा बहुत कुछ बताना है इसमें, सिर्फ इतना ही बताना, बहुत कुछ बताना है आपको, है ना। तो हम एक लेते हैं, कुछ हट के ले लें, क्या जान लीजिए। आइए जी, मैंने कह दिया कि चलिए, तो मैंने एक 24 ले लिया, चलिए हो गया क्वेश्चन। इसका HCF भी निकालूंगा आपके सामने, और मैं LCM भी निकालूंगा। आइए सामने कैसे होता है देखिएगा। तो अब हम लोग सोल्यूशन करेंगे ऐसे, ये नहीं करेंगे। लिखिए 54 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणन, गुड मॉर्निंग जी, गुणनखंड बाबू 54 का अभी तो लिखे थे हमने पहले। सबसे पहले अब मैंने कहा एलसीएम निकाल कर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मल्टीप्लाई 27 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 3 गुने 3, ध्यान समझिएगा आप। और 24 है ना, अब लिखिए 24 का, ऐसे करना है पेपर में भी आपको। 24 का कोई नंबर काट लेगा, आपको पी क्या आया उसका अलग बात है, खैनी खाते को कोई चेक करेगा अलग बात है, गुटखा खाते कोई चेक करेगा, और चेक करना 10th क्लास के, चेक करने के लिए मिल जाएगा 4th क्लास के टीचर के, उनका अलग बात है बाबू, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की बात की जा रहे हैं हम लोग। तो 24 जानते हैं, पहले 2 से कटेगा ना, 2 हो गया, तो 12, गुड मॉर्निंग 12 आ जाएगा, फिर 2 होगा, 4 ये बन गया, है ना। और आप देखो ये तोड़ लो, 24 है ना, 8 3 24, 8 3 24 तोड़ लो, 8 3 24 होता है, या 6 6 24 तोड़ लो। 8 3 24 कर दिया हमने, तो 8 को तोड़ लिया, 2 गुने 2 8 हो गया, 8 3 24 3 आ गया, देखिए बस हो गया, ये हो गया आपका। अब देखिए बाबू, अब सबसे पहले हमने अब HCF की बात करेंगे हम लोग। तो HCF यानी महत्तम सामर्थ्य की बात करेंगे, समझिएगा। तो सबसे पहले इसमें कॉमन निकालना सीखिए, कॉमन निकालना सीखिए बाबू। कैसे, ध्यान दीजिएगा। कॉमन बोलते हैं, और कॉमन को तो अब हिंदी में क्या होता है, बड़ी भारी होता है बाबू, उभयनिष्ठ होता है ना। मुझे तो यही पता है, उभयनिष्ठ होता है बाबू। इसमें से निकालिए कौन कौन मिल रहा है, देखिए तो 1 2 मिल रहा है, देखिएगा, और एक क्या मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है ना, और कुछ मिल रहा है नहीं ना, नहीं मिल रहा है जी। तो यही जो 2 मिल रहा है, 2 लिख दीजिए, इसमें से एक कॉमन लेके 3 लिख दीजिए। कॉमन कहा जाए, कॉमन एंड उभयनिष्ठ दोनों में, तो 2, इन दोनों में से एक 2 और गुणे 3 हो गया ना जी। तो देर पर क्या हो गया, HCF जो अब ये हो गया, इसको गुणनफल कर दीजिए। HCF क्या होता है, तो HCF ये होता है बाबू कि 2 संख्याओं या 3 संख्याओं या 4 संख्याओं के कॉमन अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल है। क्या मैंने बोला बाबू, HCF क्या है, कॉमन एंड उभयनिष्ठ। तो मैं कॉमन ही बोल रहा हूं कि 2 संख्याओं या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के कॉमन अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल को HCF कहते हैं। मैंने जो बोला वो लिख लीजिएगा, सुन के आप लोग बस। क्यों भाई, देखिए अभाज्य गुणनखंड कॉमन है ना, कॉमन आई 3 आ गया, तो कॉमन अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, तो जो गुणनफल होगा ना इसका, वही क्या हो जाएगा, उसका HCF पाव हो गया जी। इन दोनों में जो कॉमन आया वही HCF। अगर एक खाली 2 ही कॉमन आता तो 2 आंसर होता, 3 भी आ रहा है, 2 भी तो 6 हो गया, और भी अगर आते तो और भी गुना इसमें करते हम लोग। तो मैंने क्या बोला इसमें, क्या बोला मैंने कि आप यानी कॉमन अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल को ही HCF कहते हैं बाबू। आप लोग का भी यही है, आप ही लोग सिलेबस है, HCF कहते हैं, वही ना है ना। मैंने शॉर्ट में कर ली तो क्या है, देखिए तो क्या है कि यहाँ उभयनिष्ठ यूज नहीं करूंगा मैं, कॉमन यूज करूंगा। तो देखिए तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य
अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों के, है ना, कॉमन यानी उभयनिष्ठ है। मैं कॉमन लिख रहा हूं यहाँ पर क्योंकि उभयनिष्ठ बड़ा भारी वर्ड लगता है। कॉमन कॉमन जो भी लिया, कॉमन अभाज्यों के, अभाज्यों में तो 2 हो गया ना या 3 हो सकता है, तो अभाज्यों के, और एक है तो एक ही रहेगा, गुणनफल, क्या गुणनफल को ही क्या कहते हैं बाबू, महत्तम समावर्तक कहते हैं, यानी HCF कहते हैं, या किसी ने कह दिया है GCD कह दिया, किसी ने मसा कह दिया, क्या फर्क पड़ता है बाबू, मसा मतलब महत्तम समावर्तक। हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि महत्तम क्यों कहते हैं इसको, महत्तम मतलब बड़ा क्यों कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्यों कहते हैं, हमने बताया था जी। यानी 6 एक ऐसा संख्या है, 6 एक ऐसा संख्या है जिससे आपको 54 भी कट जाएगा और 24 भी कट जाएगा जी। 6 ऐसा संख्या है जी, दोनों नंबर कट जाएगा, और सबसे छोटा 6 है, दोनों में कॉमन है जी। तो मैंने ये बताया कि सबसे छोटा है 6, जो दोनों नंबर कटेगा, ये आपका क्या है, सबसे छोटा है। लेकिन महत्तम क्यों भाई, इससे बड़ा जब नंबर लेंगे ना तो आपको दोनों नंबर नहीं कटेगा, इसलिए महत्तम कहलाता है, हाईएस्ट कहलाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कौन फैक्टर था ये कॉमन फैक्टर, मैंने बोला था इसका आंसर मिलेगा, मुझे याद है, बोला था सेकंड या थर्ड लेक्चर में कि HCF का आंसर क्या मिलेगा, क्यों कहा गया है जी, यहाँ मिल गया, HCF का मिल गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, भाई कॉमन, ये लिखा कॉमन फैक्टर, कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो यही है उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा यही तो है, इससे ज़्यादा कोई आने वाला नहीं है, इससे ज़्यादा, इससे अधिक कोई आपका कॉमन इसमें आने वाला नहीं है, इसलिए हाईएस्ट कहा गया। कहोगे सर GCD क्यों कहा गया, तो बाबू ग्रेटेस्ट कहाँ लिखा है मैं GCD बाबू, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डिवाइजर मतलब क्या होता है, भाग करना, डिवाइजर भाजक, डिवाइजर को हम लोगों ने इक्विलिस्ट डिवीजन लेवल में बताया था मैंने, भाजक जिसे कट जाता है, तो बाबू ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा 6 है, सबसे बड़ा 6 है जिससे 54 भी कट जाएगा, 24, कोई और इसमें आ रहा है कि इसे 6 से बड़ा हो और कट जाएगा, हाँ इसे छोटा आ जाएगा, ये छोटा 2 आता है, 2 से भी कट जाएगा 54 और 24, 3 से भी कट जाएगा 54 और 24, लेकिन वो आंसर नहीं होगा, 6 आंसर होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा। मैंने कहा 2-3 भी आ रहा है, लेकिन 2-3 में आंसर नहीं है, 2 आंसर या 3 आंसर इसका नहीं है, 6 आंसर हो रहा है। बात आप समझ रहे हैं जी, हर बात को, मूल मंत्र को समझिएगा तभी समझ पाएंगे। एक छपाना रेटवाना अलग होता है, छपाना रेटवाना होता तो मैं अब तक इतनी देर में ना 20-25 क्वेश्चन आपको छाप देता मैं इस पर, और आप भी छाप के खुश हो जाते कि लीजिए आज हमने 20 पेज पढ़ लिया, 10 पेज पढ़ लिया, वो नहीं। तो आइए, ये मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया, परिभाषा भी लिख दिया हमने, और अब मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा इसको, और अब मैं आपको एलसीएम, इसी क्वेश्चन में एलसीएम निकालूंगा, सिखाऊंगा मैं जी, इसी क्वेश्चन में एलसीएम निकालना, ताकि आपका सेकंड क्वेश्चन 1.2 का और थर्ड क्वेश्चन भी आपका हो जाए। फोर्थ क्वेश्चन भी फॉर्मूला बता ही दिया फोर्थ क्वेश्चन के लिए। अब मैं इसके बाद जो बताना है जाऊंगा अगले लेक्चर में, वो मैं 6 और 7, 5वां 6ठा 7वां क्वेश्चन बताऊंगा, और कुछ एग्जाम्पल का क्वेश्चन है वो बताऊंगा। तो आइए मैं थोड़ा सा इसको साफ करूंगा। बाबू कपड़ा कहाँ रख दिया, थोड़ा सा मैं, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो रही है, मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबा करना, लेकिन इसको बताना पड़ेगा मुझे, तभी आप समझ पाओगे बाबू। मैं यहाँ छोड़ दूंगा तो समझोगे नहीं, बाकी बातें तो होती रहेगी अगली वीडियो में जी। और कहाँ रह गए ये बच्चे, ये अभी आए नहीं लोग, देखिए जा। अब हमने एचसीएफ निकाल दिया ना, अब एलसीएम, बड़ा अच्छा मंत्र एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स की बात होती है। हमने कहा मल्टीपल मेथड में, गुणज विधि में आप सीखते हैं इसको, है ना। तो क्या है ये बाबू, ये जो आया ना कॉमन, इनमें से ले लीजिए, यानी जो एचसीएफ है वो भी आएगा। अभी तो मैंने पॉइंट लिखा था जो मिटा दिया कि एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड होता है जी। क्योंकि देखिए ये 2 आया ना और 3 आया, वो ले लीजिए एलसीएम। और एलसीएम में मैंने सब में 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का, 10-50 संख्याओं का भी हो तो यही विधि लगाएंगे जो मैं अभी कर रहा हूँ। मैं यही विधि है, कोई अलग विधि नहीं। मैंने सिर्फ 2 संख्या के लिए बताया था कि फॉर्मूला जो आपका एचसीएफ गुना एलसीएम
बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, वो लागू होगा सिर्फ दो संख्या में, बाकी एचसीएफ और एलसीएम का सेम मेथड। देखिए ये यहाँ 2 लिख लीजिए, जो लिखा गया वो लिख लीजिए बाबू, समझिएगा 2 और 3 लिख लिया मैंने, अब बाकी जो बच्चा वो भी लिख लीजिए, दोनों में जो बच्चा, तो क्या क्या बच्चा बाबू, मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, ये भी बच्चा 2 बच गया है, और कौन है रे, ये 2 बच गया, ये 2 बच गया, अब फिर क्या बच गया, गुड मॉर्निंग जी, 3 बच गया, गुड मॉर्निंग जी, 3 बच गया। देखिए क्या मैंने कहा कि जो एचसीएफ आया था ना जो कॉमन, वो भी ले लीजिए, पहले लीजिए, आज जो बिना कॉमन वाला बच गया, जो बिना कॉमन वाला बच गया है ना, वो भी लिख दीजिए। बिना कॉमन वाला क्या बचा, 2 और 2, तो 2 2 गुणम लिखना है, 3 और 3, बस यही तो है एलसीएम, यही है एलसीएम निकालने का मेथड। किससे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, यही तरीका निकालने का, बड़ी आसान तरीका है। हाँ 4 तरीका था, तो सेकंड तरीका है, तो यही आपको मेथड है बाबू। हर 10th क्लास के बच्चे आप देख सकते हैं इस वीडियो को और समझ सकते हैं बाबू। तो क्या जो अभी तक नहीं पढ़े हैं वो आप मेरी वीडियो को देख के पढ़ सकते हैं, इसको गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए इसको। आप नहीं देखे, आपको देखे ना बाबू, हमने बोला था एचसीएफ जो होता है एलसीएम का भाजक होता है, आप नहीं देख रहे हैं 2 3 इसमें, ये एचसीएफ बीच में लगा हुआ है, एचसीएफ से भी गुना हो रहा है, एलसीएम तब निकल रहा है, एचसीएफ से गुना हो रहा है, तो गुना कर दीजिए, इसे करिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है ना, 8 3 24 है, 24 तिया 72 है ना, अब 72 दूनी 144 जी, हाँ 72 तिया करना है। देखिए 72 तिया करना, हमने दोनों कर दिया, 3 तो 3 दूनी 6 और 216 बाबू, 216 गुना आप लोग चेक कीजिएगा, गलती को सही कर लीजिएगा आप लोग, यानी से गुना किया हमने, कैसे क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 है, और 8 तिया 24, 24 तिया 72, अब 72 तिया 216, 216 एलसीएम, जबकि एचसीएफ कितना है 6, तो एलसीएम कितना है 216। तो थोड़ा सा एक बात आप लोग सुन लीजिएगा यहाँ पर बाबू, एक बात सुन लीजिएगा आप लोग, एक मैं बात बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो हमने क्लास को करूँगा बाबू, आप लोग सुन लीजिए, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ क्या, कि इसके मेथड से समझ लीजिए कि एचसीएफ जो होता है, सुन लीजिएगा, एचसीएफ जो होता है बाबू 2 संख्याओं या 3 संख्या या 4 संख्या या 5 या 50 संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम निकालना, उसके लिए बता रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं सिर्फ बोलूंगा। एचसीएफ जो होता है उनमें से जो सबसे छोटा नंबर है, सुन लीजिएगा, एचसीएफ जो होता है महत्तम समवर्तक, उनमें से जो सबसे छोटा नंबर है ना, वो खुद एचसीएफ हो सकता है, या फिर अगर वो तो उसे तो कैसे होगा, खुद वो उसमें छोटा वाला एचसीएफ हो सकता है, कैसे कि वो जो छोटा वाला नंबर है उस नंबर से जो बाकी जो नंबर से संख्या है वो कट जाएगा, तब उसके पहाड़े में आ जाएगा तब, लेकिन 24 के पहाड़े में आएगा 54 है, 24 से 54 कटेगा नहीं, इसलिए नहीं है, तो सबसे छोटा वाला एचसीएफ होगा, अगर वो नहीं है, उसे नहीं कट रहा है, तो उससे क्या होगा, छोटा होगा, उससे भी छोटा होगा, इस बात को याद कर लीजिए। जैसे देखा हमने 6 होगा उससे छोटा। अब एलसीएम के लिए याद कीजिए, एलसीएम क्या होता है कि जो नंबर दिए हैं 2 संख्या या 2 से अधिक संख्याओं का हमने एलसीएम निकालना है, तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो एलसीएम हो सकता है, लेकिन कैसे होगा, कैसे पहचानेंगे कि एलसीएम हो सकता है बाबू, तो ऐसा होगा कि 54 सबसे बड़ा 54 है, तो 54 जो बाकी जो नंबर सब बच गए, अभी हमारे पास एक ही नंबर है, और भी नंबर होते, तो सब संख्याओं से 54 कट जाना चाहिए, और 54 बाकी संख्याओं से कट जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, पूर्ण विभाज्य, तो वो एलसीएम होगा, और नहीं तो उससे भी बड़ी होगी, यानी 54 से 54 24 से नहीं कटेगा, तो 54 से बड़ी होगी। फिर बोल रहा हूँ, एचसीएफ क्या होगी, छोटा वाला नंबर हो सकता है एचसीएफ, या उससे छोटा होगा, और एलसीएम क्या होगा, कहने को लोवेस्ट है लेकिन बड़ा होगा, जो दिया गया बड़ा नंबर वो एलसीएम हो सकता है, या उससे भी बड़ा होगा, उससे अधिक होगा। तो आपने देखा नहीं कि एलसीएम 216 हुआ है, 216 हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा वीडियो को और देखते हुए देखिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल इसको मैं कह दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या था बाबू, हमारे पास एक 8 है बाबू, क्या एक है 8 है, चलिए, और 8 है, अब मान लेते हैं 24, चलिए, और भी मान लेते हैं, चलिए हमने मान लिया 48 है, हमने मान लिया 16, चलिए आप देखिए कितने नंबर लिए, सुनिएगा आप लोग बाबू ध्यान से, मैं जो अभी बोला उसका मैं थोड़ा सा सत्यापन करना चाहता हूँ। 8 24 48 16, जानिएगा, हेलो मिस्टर, अब इसमें एचसीएफ निकालना है, सबसे छोटा कौन है 8 है,
अब बताइए 8 के पारे में 24 भी आता है, 8 के पारे में 48 भी आता है, 8 के पारे में 16 भी आता है। इसका मतलब हो गया कि इसका HCF क्या होगा, 8 होगा। और ऐसे जैसे निकाला ना मैंने वैसे निकालिएगा ना, आप निकालिएगा 8 आंसर आएगा। अब भाज्य गुणनखंड विधि से निकालोगे ना 8 ही आएगा। और एलसीएम के लिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, 48। अब चेक करिए कि 48 बाकी बच्चे संख्याओं से कटेगा तो 48 16 या 48, 24 दूनी 48, 8 से 48 कट जा रहा है। इसका मतलब 48 ही क्या होगा, एलसीएम होगा बाबू, नंबर 1। मैंने यहाँ लिखता हूँ भाई एक बार, मैंने लिखता हूँ एक बार, क्या लिख दिया मैंने कि बाबू इसका HCF जो हो गया है ना 8 हो गया, लेकिन एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा 48 हो गया बाबू। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक बात और भी बताई थी, ये सीख लिए, एक बात और भी बताई थी कि जो HCF होगा वो एलसीएम का गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड नहीं, गुणनखंड। हमने पहले बता रखा वीडियो में गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। बताइए 8 से 48 कटेगा कि नहीं करेगा, 8 से 48 हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं होता 8 इसका 48 का गुणनखंड तो समझिए हमारा क्या है, किया हुआ पानी फिर गया, गलत हो गया। समझ रहे बात यहाँ पर जी। तो अब यहाँ देख सकते बाबू, यहाँ भी 216 है ना, ये 6 है ना, एकदम बाबू 216 6 से कट जाएगा। अब कटेगा तभी हमारा दोनों आंसर सही है, HCF और एलसीएम, वरना गलत है। तो हमने जो बात बताई है बाबू इसको ध्यान रखिए, हमारी बातों को यूज कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं बाबू कहाँ तक, तो आप लोग क्वेश्चन 1.2 के 4th क्वेश्चन तक कुछ आप एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। तो मैं आशा है कि आप लोग कीजिएगा। मैंने जो आज बात बताई है, मुझे नहीं लगता कि जल्दी कोई ऐसा टीचर बताने वाले, इतने खुल के कोई बताने वाला है, मुझे नहीं लगता। और हो सकता है कुछ टीचर हमसे भी अच्छे हैं, उनको मैं प्रणाम करना चाहूँगा, है ना। अच्छे टीचर भी होते हैं लेकिन सब नहीं, बहुत कम विरले ही अच्छे टीचर मिलते हैं, यूनिक होते हैं जो टीचर अच्छे मिलते हैं। मुझे पता है बड़े बड़े जो चल रहे कोचिंग वहाँ भी यही मैंने देखा है ना, जिसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ भी यही हालत है। कुछ टीचर अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे थे, बहुत सारे बच्चों को बिलबिलाने वाले, बच्चों को फुसलाने वाले, बच्चों को बल खाने वाले होते हैं। अब बच्चे उसी भरम में, बड़ा कोचिंग है, डिजिटल है, उसी भरम में लोग चलता है ना। तो आइए, मैं आज के क्लास में इतना बताया है, आप इसको यूज कीजिएगा। जो नहीं आएगा फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, आपको क्लियर करूंगा। और बाकी अगर नहीं पूछेगा तो नए बात के साथ नए वीडियो में आएंगे, हम लोग वीडियो नंबर 6 में आएंगे नए वीडियो के साथ में। आइए, ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मुझे पता है बहुत लंबी हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत।